दोस्तों, डेजर्ट रोज एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। देखिए, अपन कछुआ वंश का इतिहास पढ़ रहे हैं। पिछली क्लास में अपन बात किए थे जो कछुआ वंश के शासकों में से यानी ईश्वरी सिंह की बात किए थे। ईश्वरी सिंह के बाद में यानी माधो सिंह की बात किए थे। माधो सिंह के बाद में एक राजा का नाम पढ़ा था यानी पृथ्वी सिंह। पृथ्वी सिंह का ज़्यादा इतिहास नहीं था तो उसकी बात भी नहीं किए थे। और पृथ्वी सिंह के बाद में स्वयं प्रताप सिंह की बात की थी। ठीक है, तो जो अपनी पिछली क्लास थी स्वयं प्रताप सिंह तक थी। ठीक है, स्वयं प्रताप सिंह तक की अपन बातें कर ली थी कछुआ वंश में। आज अपन जो नेक्स्ट राजा बनते हैं कछुआ वंश के उनकी बात करते हैं। तो देखिए, नेक्स्ट जो राजा बनता है प्रताप सिंह के बाद में जगत सिंह सेकंड बनता है। तो जगत सिंह सेकंड की बात करेंगे। ठीक है, जगत सिंह सेकंड का जो टाइम पीरियड रहता है 1803 से 1818 तक रहता है। ठीक है, जगत सिंह सेकंड का जो टाइम पीरियड 1803 से 1818 तक रहता है। देखिए, जगत सिंह सेकंड के समय में अब जो भी घटनाएं होती है, जो बातें होती है, उनकी अपन विस्तार से बात करते हैं एक एक करके। जगत सिंह सेकंड के समय में एक युद्ध होता है, गिंगोली का युद्ध। गिंगोली का युद्ध अपन पहले भी पढ़ चुके हैं। मेवाड़ पढ़े थे तब अपन गिंगोली का युद्ध पढ़ चुके हैं। ऐसे कृष्णा कुमारी विवाद के समय पढ़े थे। मेवाड़ में उस समय राजा था भीम सिंह। मेवाड़ के जो राजा भीम सिंह की जो बेटी थी कृष्णा कुमारी की जो सगाई हो गई थी मारवाड़ के भीम सिंह के संग यानी भीम सिंह से। देखिए, कृष्णा कुमारी का पिता भी भीम सिंह है और कृष्णा कुमारी की जो सगाई होती है मारवाड़ के राजा भीम सिंह से होती है। कालांतर में या शादी से पहले यानी भीम सिंह की मृत्यु हो जाती है, यानी मारवाड़ वाले भीम सिंह की मृत्यु हो जाती है। तो भाई शादी किससे हो, तो भीम सिंह का यानी मारवाड़ वाले भीम सिंह का एक छोटा भाई था मान सिंह। और जो मेवाड़ वाले इस सगाई को तोड़ के या इस सगाई को कैंसिल मान के और इधर जयपुर सगाई कर देते थे। ठीक है, कृष्णा कुमारी की। तो फिर जो कृष्णा कुमारी की दूसरी सगाई होती है जयपुर वाले जगत सिंह सेकंड से। मारवाड़ का जो भीम सिंह का छोटा भाई था मान सिंह, वो ऑब्जेक्शन करता है कि भाई आप इस प्रकार से जयपुर में सगाई नहीं कर सकते हो या कृष्णा कुमारी की शादी नहीं कर सकते हो, मारवाड़ में ही शादी या सगाई होनी चाहिए। आपस में यही संघर्ष चलता, विवाद होता है इनके बीच में। तो फिर जगत सिंह सेकंड और जो मारवाड़ वाला जो भीम सिंह का छोटा भाई मान सिंह था, इन दोनों के बीच में एक युद्ध होता है, गिंगोली का युद्ध। ठीक है, गिंगोली का युद्ध हुआ था 1807 में। तो अपन वैसे इसकी पहले भी बात कर चुके हैं, तो आपको यहाँ पे भी याद रखना चाहिए इस बात को। तो ये युद्ध हुआ था, कारण इसका कृष्णा कुमारी विवाद था। कृष्णा कुमारी मेवाड़ की भीम सिंह की बेटी थी, ये आपको पता होगा। और किस प्रकार से इसको जहर दिया गया था जो पिंडारियों के कहने पे। ठीक है, तो ये भी आपको मैं बता दिया था। तो ये युद्ध हुआ था, गिंगोली का युद्ध हुआ था। जगत सिंह सेकंड, थोड़ा नाम तो लिख ही सकते हो युद्ध का। अठारह सौ 7 ईस्वी में गिंगोली का युद्ध होता है। अब लिख लेना जगत सिंह सेकंड वर्सेस मान सिंह मारवाड़। ठीक है, देखिए डेट लिखना चाहो तो लिख लेना, 13 मार्च को हुआ था युद्ध। हालांकि सन याद रखना चाहिए आपको। इसके बाद में आप बात करते हैं और आगे जगत सिंह सेकंड की। देखिए, जगत सिंह सेकंड के एक प्रेमिका थी, गर्लफ्रेंड कह सकते हैं अपन। तो एक जो रस कपूर नाम की जो प्रेमिका थी। ठीक है, तो जो ये रस कपूर थी, ये जो गुणीजन खाना की अपन बात कर रहे थे पिछली क्लास में, तो गुणीजन खाना में एक नृत्यांगना के तौर पर रहती थी या नृत्यांगना थी रस कपूर, या डांस करती थी। ठीक है, जो राज दरबार में एक दिन जगत सिंह सेकंड डांस देखने आता है या डांस देखने आ जाता है। जगत सिंह सेकंड को डांस पसंद आता है और डांस करने वाली भी पसंद आ जाती है। ठीक है, तो जगत सिंह सेकंड को डांस तो रस कपूर का पसंद आता ही है, साथ में ही रस कपूर भी पसंद आ जाती है। जगत सिंह रस कपूर को अपने साथ अपने महलों में ले जाता है और अपने महलों में रखता है। ठीक है, तो एक प्रकार से दोनों में के बीच में प्रेम था। प्रेमिका थी रस कपूर जगत सिंह सेकंड की, तो रहने लगे। इसमें कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, गलत बात नहीं है। भाई अगले को पसंद आ गई तो ले गया, महलों में रखने लग गया। आगे देखिए किस प्रकार से बात होती है। जो ये रस कपूर थी, ये फिर धीरे धीरे जगत सिंह सेकंड पर प्रभाव जमाने लग गई थी, या अपने जो होता है ना अपने कंट्रोल में लेने लग गई। ज्यादातर घरों में यही होता है, जो
महिला होती है कंट्रोल करने की कोशिश करती है, तो रस कपूर भी ऐसा ही काम करने लग गई थी, धीरे धीरे कोशिश करने लग गई जगत सिंह सेकंड पर नियंत्रण करने का। जगत सिंह सेकंड से रस कपूर इस प्रकार की बातें करे, आप महलों में तो ले आए हैं, मैं पहले वहां पे डांस करती थी, लेकिन आप मेरे को उस प्रकार का दर्जा नहीं दे रहे हो जैसे कि अन्य रानियों को आप मानते हो। जगत सिंह कहता है यार ऐसी तो कोई बात ही नहीं है, तुझे महलों में ले आओ, पहले वहां पे तुम डांस करती थी, नाचती रहती थी, अब तू धीरे धीरे दरबार में चलेगी, तुझे दरबार में लेकर चलूंगा। दरबार में लेकर क्या चलोगे भाई, दरबार में लेके जाने से क्या होगा भाई, लोग भी तो मेरी बातें मानने चाहिए। तो जगत सिंह सेकंड कहता है रस कपूर को कि तू मेरे बराबर वाली कुर्सी पे बैठेगी, और कल से ही जो दरबार में जो सैनिक और सेनापति लोग हैं, मंत्री वगैरह हैं, वो तुझे सैल्यूट करेंगे, सिजदा पे एडोस करेंगे एक प्रकार से, ठीक है। तो रस कपूर दरबार तक आने लग गई थी, दरबार में इसकी कुर्सी डाल दी गई थी, और फिर जो सैनिक वगैरह थे उनके ऊपर एक प्रकार से आदेश दिया गया उनको कि भाई आप रस कपूर को भी सैल्यूट करोगे या जो दुआ सलाम करोगे। अब जो यार रस कपूर पहले जिनके सामने नाचती थी, उनको आज वही मंत्री या रस कपूर को दुआ सलाम करे या सलाम करे, सिर झुकाकर सिजदा पे वो से एक प्रकार से भाई भाव प्रकट करे, तो आप भी समझ सकते हो कि थोड़ा सा ईगो तो हर्ट होता ही है। तो मंत्रियों को गलत लगा है इस प्रकार की जो बात, और जो उनको लगा सैनिकों को, सेनापतियों को, जगत सिंह थोड़ा गलत कर रहा है, और इतना भी एक महिला के, एक लुगाई के चक्रों में नहीं पड़ना चाहिए। अब देखिए होता क्या है, आपको तो जो ये वाक्य लिखना इस प्रकार से है, जगत सिंह सेकंड की प्रेमिका रस कपूर जगत सिंह सेकंड के जो प्रशासनिक कार्यों में हस्तक्षेप कर रही थी या करने लग गई थी, ये थोड़ा सा इस प्रकार से आपको सुव्यवस्थित वाक्य लिखना है, ठीक है। ये और जो बातें हैं वो अपने को समझने के लिए है। देखिए अब कालांतर में होता क्या है, जगत सिंह सेकंड इस समय एक गिंगोली वाले युद्ध में इस प्रकार की जो गतिविधियों में व्यस्त था, तो गिंगोली युद्ध में चले जाता है और पीछे रस कपूर रह जाती है। रस कपूर पर दांत किटकिटा रहे थे जो सेनापति और मंत्री थे, यहाँ के सैनिक थे जो जयपुर के, तो वो भाई इसका क्या इलाज किया जाए। अब इलाज क्या किया जाए, अभी वह जगत सिंह सेकंड जो राजा है वो तो बाहर गया हुआ है, तो ऐसा करते हैं इसको नजरबंद कर देते हैं या गिरफ्तार कर लेते हैं। तो जो रस कपूर थी इसको पर नजरबंद कर दिया गया था, कहाँ पे, नारगढ़ किले में, ठीक है। तो रस कपूर को नारगढ़ किले में नजरबंद कर दिया जाता है या गिरफ्तार कर लिया जाता है। रस कपूर को कहते हैं कि तू बाहर मत निकल जा, तो मारेंगे तुझे, और अब तू बाहर निकल के दिखा, तू ज्यादा राजा पर कंट्रोल कर रही है, नियंत्रण स्थापित कर रही है, और साथ साथ में हमारे ऊपर रोब जड़ा रही है, रोब झाड़ रही है। तो नारगढ़ में गिरफ्तार कर लिया जाता है, नजरबंद कर लिया जाता है। जगत सिंह सेकंड इधर आता है, जगत सिंह सेकंड कहता है मेरी रस कहाँ पे है, तो जो सैनिक और सेनापति थे कहते हैं उसका तो वहां पे भाई जो गिरफ्तार कर लिया उसको तो नारगढ़ में और नजरबंद कर लिया है, अगर तू उसे लेने जाएगा तो तेरे साथ भी ऐसा ही किया जाएगा, ठीक है। जगत सिंह सेकंड में तो लगा यार ये तो बुरा कर दिया, और फिर मैं एक राजा हूँ यहाँ का और मुझे ही धमकी और दे रहे हैं, चलो ठीक है बढ़ने दो, रस कपूर को वहीं पे रहने दो, कोई बात नहीं है, अपने साथ आई थी, अपन उसको इज्जत दिए थे, लेकिन अब ये बात थोड़ी सी साइड में जा रही है, लोग विरोध में आ रहे हैं, तो कोई बात नहीं उसको वहीं पे रहने दो। हालांकि रस कपूर थी वो भाई एक तरफा भाई देख प्यार तो दोनों के बीच में रहा होगा, प्रेम आपसी प्रेम भाव दोनों के बीच में होगा। हाँ भाई जो जगत सिंह सेकंड राजा होते हुए भी उसको नृत्यांगना के रूप में एक्सेप्ट करके यानी खुद के महलों में लेके आ रहे हैं, तो खुद भी तो सोच रहा होगा बंदा। लेकिन ऐसा कहा जाता है यहाँ पे गिरफ्तार हो रखी थी तब भी रस कपूर जगत सिंह सेकंड के लिए ज्यादा ही सोचती थी, ऐसा कहा जाता है। कालांतर में जब जगत सिंह सेकंड की मृत्यु होती है या निधन होता है, उस समय नारगढ़ किले से कूदती है और जो जगत सिंह सेकंड की चिता में जाकर बैठ जाती है, यानी ये सती हो जाती है जगत सिंह सेकंड के साथ। तो इस प्रकार की जो कहानी थी, एक बात आपको याद रखनी है बस, रस कपूर जो जगत सिंह सेकंड की प्रेमिका थी अपने यानी जगत सिंह सेकंड के प्रशासनिक कार्यों में हस्तक्षेप करती थी, ठीक है। ये जो ये सती कौन किसके साथ हुई थी, किसको कहाँ पे नजरबंद किया गया था, ऐसी कोई बातें क्वेश्चन बनने लायक है नहीं, लेकिन आपको समझाने के लिए जो थोड़ी बहुत बातें थी वो मैं आपको बता दी। देखिए ऐसी ही अपन बातें पढ़ते हैं जो मेन हिस्ट्री में बात करते हैं, जैसे
जहांगीर के समय एक नूरजहां नाम की जो महिला थी वो भी जहांगीर के शासन कार्यों में हस्तक्षेप करती थी, और जोधपुर में भी गुलाब राय थी विजय सिंह के समय, तो गुलाब राय भी विजय सिंह के शासन कार्यों में हस्तक्षेप कर रही थी। यहाँ तक कि जोधपुर की जो गुलाब राय को तो जोधपुर की या मारवाड़ की नूरजहां के नाम से ही जाना जाने लग गया था, जाना जाता था, क्योंकि उधर जहांगीर के शासनकाल में नूरजहां का हस्तक्षेप, तो उसके अकॉर्डिंग जोधपुर की गुलाब राय को जो यानी मारवाड़ की नूरजहां या जोधपुर की नूरजहां कहने लगे थे। जोधपुर में गुलाब राय के समय जो राजा था विजय सिंह था, जो अपन पिछली क्लास में पढ़े हैं, विजय सिंह, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं जो संधि की, जगत सिंह सेकंड संधि कर लेता है, ठीक है, 1818 में। ठीक है, 15 अप्रैल 1818 को जगत सिंह सेकंड अंग्रेजों के साथ संधि कर लेता है, ठीक है। चार्ल्स मैटकॉफ उधर अंग्रेजों की तरफ से संधि करता है, लेकिन जगत सिंह सेकंड जयपुर की तरफ से संधि करता है। तो जयपुर जब संधि करता है अंग्रेजों से, इस समय जयपुर का राजा कौन था, क्वेश्चन बनेगा, तो जगत सिंह सेकंड राजा था इस समय, ठीक है। तो 15 अप्रैल 1818 को संधि कर लेता है। देखिए ये थोड़ा सा ध्यान देने की कोशिश करना कि ज्यादातर जो रियासतें हैं वो 1818 में संधियां कर रही है। सिरोही ये अपन पढ़ चुके हैं 1817 यानी 1823 में संधि करती है, ठीक है। और जो कोटा करता है 1817 में संधि करता है, ठीक है। तो ये देखिए जो संधियां अपन बातें करते आ रहे हैं, जो मेवाड़ से बात करते आ रहे हैं संधियों की, किसके साथ कौन संधि कर रहा है, कब कर रहा है, तो ये जरूरी होता है, क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। क्वेश्चन इस प्रकार से बनता है कि मेवाड़ जब अंग्रेजों से संधि कर रहा था 1818 में, उस समय मेवाड़ का राजा कौन था, तो भाई देखिए भीम सिंह था। ऐसा ही क्वेश्चन मारवाड़ के लिए बन जाए, ऐसा ही क्वेश्चन जयपुर के लिए बन जाए, बूंदी के लिए बन जाए, कोटा के लिए बन जाए, सिरोही के लिए बन जाए, ठीक है, बीकानेर के लिए बन जाए। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखा करो, क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं पूछे जाते हैं और डायरेक्ट अपने को याद भी नहीं रहते हैं। एक फैक्ट को अपन एक जगह रटने की कोशिश करेंगे तो दूसरी जगह जाएंगे, दूसरा ऐसा ही फैक्ट आ रहा है तो अपन फिर भूल जाएंगे, अपन कंफ्यूजन हो जाते हैं। तो अब जैसे अपन मेवाड़ पढ़े थे, ठीक है, फर्स्ट जो अपन रियासत पढ़े थे मेवाड़ पढ़े थे, तो मेवाड़ 1818 में करता भीम सिंह। लेकिन मारवाड़ पढ़ रहे हैं, मारवाड़ में जब संधि होती है, मानसिंह संधि करता है, उस समय अपने को मेवाड़ को भी याद रखना चाहिए, मेवाड़ को वापस पीछे जाके देख लेना चाहिए। फिर मारवाड़ के बाद में जब अपन बीकानेर पढ़ रहे थे, तो बीकानेर जब संधि की बात आ रही है सूरज सिंह के समय, तो वापस अपने को मेवाड़ और मारवाड़ दोनों को एक साथ देखना चाहिए। तो वापस अपन बात करें तो देखिए मेवाड़ में करता 1818 में संधि करता है भीम सिंह अंग्रेजों से, ठीक। फिर जो मारवाड़ की बात आती है तो मारवाड़ में भी 1818 में संधि होती है। मारवाड़ का जो मानसिंह संधि करता है अंग्रेजों से, जो सन्यासी राजा के नाम से भी जाना जाता था। फिर बात आती है बीकानेर की, तो बीकानेर में भी 1818 में संधि होती है अंग्रेजों से, जिस बीकानेर का उस समय राजा था सूरज सिंह, ठीक है। सिरोही 1823 में संधि करता है। सिरोही का जो शिव सिंह था, ठीक है, अंग्रेजों संधि करने वाला 1823 में शिव सिंह करता है। बूंदी का 1818 में विष्णु सिंह संधि करता है। कोटा का 1817 में उमेद सिंह संधि करता है, ठीक है। आमेर या जयपुर की बात कर रहे हैं अपन, जगत सिंह सेकंड संधि करता है 18 अप्रैल यानी 15 अप्रैल 1818 को संधि करता है, ठीक है। ये संधि इस प्रकार से होनी चाहिए, जैसे अपन मारवाड़ पढ़े तो मारवाड़ में दो यानी मेवाड़ मारवाड़ की दोनों की लिख लेनी चाहिए। फिर बीकानेर की पढ़े तो बीकानेर यानी मेवाड़ मारवाड़ और बीकानेर दोनों इन तीनों की एक साथ लिख लेनी चाहिए। फिर जो अगली जो रियासतें पढ़े थे उनकी भी साथ में ही लिख लेना चाहिए, जैसे सिरोही, फिर सिरोही के साथ में जो पिछली वाली रियासतों की भी लिख लेना चाहिए। फिर बूंदी के साथ में पिछली वाली रियासतें, कोटा के साथ में पिछली रियासतें, इसके जैसे ही फिर जयपुर आ रहा तो जयपुर के साथ में पिछली रियासतों की संधियां लिख लेनी चाहिए, ठीक है। तो वापस अपन एक बार देखें, मेवाड़ में भीम सिंह संधि करता है अंग्रेजों से 1818 में यानी 13 जनवरी 1818 को। मारवाड़ में संधि करता है 6 जनवरी 1818 को मारवाड़ का मानसिंह, जिसे सन्यासी राजा के नाम से भी जाना जाता था। बीकानेर का सूरज सिंह करता है 1818 में अंग्रेजों से संधि। जो यानी सिरोही का जो शिव सिंह करता है 1823 में अंग्रेजों से संधि, और बूंदी का जो विष्णु सिंह करता है 1818 में अंग्रेजों से संधि। कोटा का उमेद सिंह करता है 1817 में अंग्रेजों से संधि, और जयपुर का जगत सिंह करता है 1818 में अंग्रेजों से संधि।
अब बात आती है इसके बाद में जय सिंह थर्ड की। ठीक है, ये जगत सिंह सेकंड कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन बनेगा, जयपुर जब अंग्रेजों से संधि करता है तब जयपुर का राजा कौन था? तो जगत सिंह सेकंड। अब बात आती है जय सिंह थर्ड। देखिए जय सिंह ये थर्ड था, तीसरा था। 1818 से 1835 तक ये राजा रहता है। ठीक है, मिर्जा राजा जय सिंह और सवाई जय सिंह। मिर्जा राजा जय सिंह पहला जय सिंह है, सवाई जय सिंह दूसरा जय सिंह है, तीसरा जय सिंह है, जय सिंह थर्ड है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। 3 जय सिंह हुए हैं जयपुर में या कछुआ वंश के शासकों में। हालांकि और कोई छोटा मोटा जय सिंह रहा होगा, लेकिन अपने को इतिहास पढ़ना पड़ता है। 3 जय सिंह का पढ़ना पड़ता है, जय सिंह फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। मिर्जा राजा जय सिंह फर्स्ट था, यानी सवाई जय सिंह सेकंड था, और जो ये जय सिंह थर्ड था, जय सिंह थर्ड था। ठीक है, आपको ऐसे ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसका 1818 से 1835 तक इसका टाइम पीरियड रहता है, शासनकाल रहता है। देखिए इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं, हालांकि इसकी हत्या कर दी गई थी 1800, इसका टाइम पीरियड रहता है 1818 से 1835 तक। शासनकाल काफी ठीक ठाक रहा था। ठीक है, 1818 से 1835 आप गिन के देख लेना। लेकिन ऐसा कहा जाता है इसके लिए कि इसकी हत्या तो हुई थी, लेकिन हत्या में किसका हाथ था? तो इसकी कोई रनिवास की, जो रानियों को रहने का जो स्थल था, जो मुख्य स्थान था रानियों का, जो राज परिवार की रानियों को या महिलाओं को रहने का जो स्थान था, वहां की जो कोई प्रमुख थी रूपा बडारण। ठीक है, ठीक है, तो रूपा बडारण का हाथ यानी बताया जा रहा था, या रूपा बडारण का नाम भी शामिल था इसकी हत्या में, जय सिंह थर्ड की हत्या में। तो रूपा बडारण केस चला, रूपा बडारण नाम से केस चला, विवाद चला। तो जो रूपा बडारण जो विवाद चला था, या रूपा बडारण जो केस चला था, इसकी जांच करवाई गई थी। तो इसकी जांच के लिए 2 अंग्रेज अधिकारी आते हैं। ठीक है, देखिए एक जांच अधिकारी का नाम था ब्लेक, और एक जो ऑलविज था, एक का नाम। ठीक है, ऑलविज और ब्लेक। तो ब्लेक नाम से ये थोड़ा मत समझ लो, काला होगा। उस समय तो भाई अंग्रेज थे, तो अंग्रेज तो क्या ही काले रहे होंगे। ये तो नाम ब्लेक था इसका, लेकिन ये था गोरा, अंग्रेज था। ठीक है, तो 2 जांच अधिकारी आए थे। ये जो जांच अधिकारी ये जांच करने लगे थे, तो यहाँ की जनता वैसे ही परेशान हो रखी है, उग्र हो रखी है, भाई हमारे राजा की हत्या कर दी गई, आप सही तरीके से जांच नहीं कर रहे हो। तो जनता आक्रोशित थी, तो जनता इनके खिलाफ हो जाती है, दोनों अधिकारियों के खिलाफ। ये तो हालांकि जांच करने के लिए आई थी इनकी केस की, रूपा बडारण केस के, जो इनकी हत्या के केस की। लेकिन इन दोनों को पीड़ देती है जनता। ठीक है, ऑलविज को और ब्लेक को। ब्लेक यहाँ पे काम में आ जाता है, पिटता हुआ या लड़ता हुआ। ठीक है, तो ऑलवेज को सल्टा देते हैं, और सॉरी जो ब्लेक को सल्टा देते हैं, और ऑलवेज यहाँ से निकलकर भाग जाता है, घायल अवस्था में भाग जाता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ये जानकारी है जय सिंह थर्ड की। तो ठीक है, जय सिंह थर्ड की हत्या की, यानी जो वापस बात करें, जय सिंह थर्ड का जो टाइम पीरियड रहा था 1818 से 1835 तक रहा था। जो जय सिंह थर्ड की हत्या कर दी गई थी। रानियों की जो निवास की जो मुखिया थी रूपा बडारण का नाम इनकी हत्या में शामिल था। रूपा बडारण केस की जांच के लिए 2 अंग्रेज अधिकारी आते हैं, ऑलविज और ब्लेक। ठीक है, यानी जयपुर की जनता ने ऑलविज और ब्लेक पर हमला कर दिया। ब्लेक यहाँ पे मारा जाता है, ऑलविज यहाँ से घायल अवस्था में भाग जाता है। ठीक है, जय सिंह थर्ड की यही बात थी। अब बात आती है राम सिंह सेकंड की। तो राम सिंह सेकंड की बात कर लेते हैं।
देख लो भाई 1818 से 1880 तक टाइम पीरियड रहा था राम सिंह सेकंड का। ठीक है, उधर अपन बात कर रहे थे जो पिछली क्लास की कि सॉरी जो पिछला जो राजा जय सिंह थर्ड 1818 से 1835 तक टाइम पीरियड रहा था। हत्या कर दी गई 1835 में ही। राम सिंह सेकंड को राजा बना दिया गया। राम सिंह सेकंड इस समय बचपन में थे, बाल्यावस्था में थे। राम सिंह सेकंड कम उम्र में ही राजा बन जाता है। कम उम्र में राजा बनते हैं तो अपन पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि भाई कोई ना कोई गार्जियन बनाया जाता है या संरक्षक बनाया जाता। ठीक है, तो संरक्षक अब तक अपन पहले कोई रियासतों में या पिछली रियासतों में अपन पढ़ते आ रहे थे तो उनके जो भी कोई भाई बन जाता या कोई मामा वामा बुला लेते। ठीक है, या कोई खुद माता बन जाती। लेकिन राम सिंह सेकंड का जो संरक्षक बनाया गया था जॉन लुडलो को बनाया गया था। ठीक है, बड़ा भला आदमी था भाई जॉन लुडलो, तो इसको राम सिंह सेकंड का संरक्षक बना दिया गया। कम उम्र में राजा बनेगा तो संरक्षक बनाया जाएगा। देखिए संरक्षक तो बना दिया गया। जॉन लुडलो भाई कोई डिसीजन तो ले राजा की तरफ से, तो जॉन लुडलो भला आदमी था, काफी अच्छे सुधार भी किया था, समाज सुधार। तो ये जो जॉन लुडलो था ये अंग्रेज था, तो वैसे भी इसको भाई पढ़ा लिखा तो था भाई। अब जो कुरीतियां थी उनके ऊपर ही ज्यादा ध्यान दे, शुरुआत में तो उनके ऊपर ही ध्यान दे। तो ये फिर कुरीतियों को मिटाने का नियंत्रण करने की कोशिश किया था। भाई मिटती तो कुरीतियां पूर्णतः कभी भी नहीं है भाई। लोग कहीं ना कहीं असामाजिक तत्व होते हैं, अपवाद होते हैं, चाहे कितना ही कानून बना लो आज भी कुछ कुरीतियां चलती है। जैसे बाल विवाह के लिए कानून बना हुआ है, बाल विवाह होता है। ठीक है, तो ये आपको भी पता होना चाहिए। लेकिन जॉन लुडलो कोशिश करता है इन कुरीतियों को कम करने की, नियंत्रित करने की। सती प्रथा, समाधि प्रथा, और एक थी जो कन्यावध। ठीक है, ये कुरीतियां थी, ये कुप्रथाएं थी, सती प्रथा, समाधि प्रथा, मानव व्यापार और कन्यावध। इन जो कुरीतियों पर जॉन लुडलो नियंत्रित करता है, इन जो कुरीतियों पर रोक लगवाता है। ठीक है, तो अपन वैसे पिछली क्लास में बात कर लिए थे जैसे राजा राम मोहन राय के प्रयासों से सती प्रथा पर पूर्णतः रोक लगती है, वो इसी आसपास की बात है। ठीक है, 1829 के आसपास की बात है। तो अपन बात तो पहले भी कर चुके हैं, लेकिन वापस आपको समझ में आना चाहिए। देखिए वैसे बंद तो हो ही रही थी, लेकिन फिर जयपुर में भी या जयपुर का भी कोई राजा अगर कोशिश कर रहा है तो अपने को जयपुर के जो संदर्भ में पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो राजा राम मोहन राय ऐसे बड़े स्तर पे प्रयास कर रहे थे। उनके जो प्रयास रंग भी लाते हैं, यानी ठीक है पूर्णतः रोक लगती है। जैसे सती प्रथा, ये जो प्रथा कुरीतियां थी ये तो बंद हो जाती है। जो सती प्रथा आप समझते हो, कोई जो बंदा मर रहा है, बंद यानी कोई भी राजा हो, कोई भी आदमी हो, ठीक है, तो उसकी जो वाइफ है, उसकी जो बेननी है, उसकी जो घरवाली है, उसके साथ सती हो जाएगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, बस चीता में जाके बैठ जाएगी, ये जल जाएगी, तो उसको बोलते हैं सती प्रथा। ये पूर्णतः बंद हो चुकी है। समाधि प्रथा ये होती है, समाधि प्रथा भी आप जानते होंगे, कोई संत है, बड़ा कोई संत हो और उसको लगे भाई अपनी जो लाइफ है अब यहीं तक सही थी और अपन यहीं तक यानी अपना जीवन जीना चाहते हैं, आगे अपने को नहीं जीना है, तो वो खुद ही इच्छा मृत्यु मांग लेते हैं। वो खड्डा खोद दिया जाता और उसमें बैठा के जीवित रहते हुए संत को उस खड्डे में बैठा के ऊपर से मिट्टी डाल दी जाती थी, उसको बोलते हैं समाधि प्रथा। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आना चाहिए बस समाधि प्रथा क्या होती है, समाधि में होता क्या है। ठीक है, जैसे फिर बड़े संत हुए हैं, वो ऐसे समाधियां लिए हैं, तो उनको आज अपन लोक देवता के रूप में पूजते हैं। तो कुछ न कुछ ऐसे जो अच्छे काम करते हैं या कोई उस समय जो
भाई इस प्रकार की समाधियां ली है, फिर उनको लोग पूजने लग गए, फिर लोगों को कुछ स्तर पे पर्चे भी देने लगे। पर्चे वो होते भाई जो चमत्कार वगैरह जो बताते हैं, आज भी अपन देवताओं को पूजते, पूजा वूजा करवाते हैं देवताओं से। तो इस प्रकार से अपन लोग देवताओं के रूप में पूजने लग गए उन संतों को। तो उन्होंने समाधियां ली थी, कोई जल समाधि ले लेता है, कोई जो भूमि में खड्डा खुदवा के मिट्टी में दब जाता है एक प्रकार से, तो वो समाधि होती है। तो ये समाधि प्रथा होती है, ये भी बंद हो चुकी है भाई। जो सरकार मानती है भाई एक प्रकार से सुसाइड है, तो बंदा सुसाइड अटेम्प्ट कर रहा है भाई। आज जो फांसी वगैरह खा लेते, जहर वगैरह खा लेते हैं भाई, उस समय में भाई जो परेशान हो भाई, गवर्नमेंट को तो ये लगता है भाई परेशान हो रहा होगा किसी न किसी कारण से, नहीं तो मरना किसी को पसंद होता है। फिर जो मानव व्यापार और कन्यावध, मानव व्यापार वो होता है जैसे पैसे देके किसी बच्चे को खरीद लिया हो। कोई बड़े पैसे वाले लोग होते हैं, यानी कुछ लोग सही होते हैं जो यानी गोद लेके और खुद पालन पोषण के लिए लेते हैं, वो मानव व्यापार नहीं हो सकता। लेकिन कुछ लोग जो होते हैं पैसे देके घर वालों को और उनसे बच्चे को घर ले आते हैं, उससे घर का काम करवाया जाता है। कम उम्र में जो बच्चा रहता है लेकिन उससे भारी काम करवाए जाते हैं, वो होता है मानव व्यापार। जैसे दास प्रथा वगैरह चलती थी, अब इसके ऊपर भी रोक लगा दी गई है। हालांकि कुछ स्तर पर या कुछ हद तक अब भी होता है, यानी जो पिछड़े हुए जो स्टेट है वहाँ से, या पिछड़े हुए डिस्ट्रिक्ट है, या पिछड़ा हुआ जो एरिया होता है, पिछड़ा हुआ जो क्षेत्र होता है, जो कोई पिछड़े हुए जो स्टेट भी है, और जो इंटरनेशनल लेवल की भी अगर बात करें तो कोई पिछड़े हुए जो देश है या जो कंट्री है, वहाँ से जो बच्चों को खरीद लाते हैं लोग, और वहाँ से भारी काम करवाया जाता है। कम पैसों के बदले या रोटी पानी के बदले में ही उनसे काम करवाया जाता है। अपन अखबारों में पढ़ते हैं भाई उस फैक्ट्री से छोटे बच्चे रिहा करवाए गए हैं, जैसे चूड़ियाँ बनाने वाली फैक्ट्रियों से बच्चे रिहा करवाए गए हैं। काम भी करवाया जाता है घरों पे, ठीक है, नौकर का, तो भाई नौकर रख लेते हैं, तो ये मानव व्यापार होता है। कन्यावध आप सब समझते होंगे, जैसे आजकल जो उस समय कन्यावध ये होता था कि बेटी जन्म लेती या बच्ची जन्म लेती, तो जन्म लेने के बाद यानी बेटी के जन्म को बुरा मानकर उसको मार दिया जाता था, ठीक है। आज का जो साइंस का युग है, जो टेक्नोलॉजी है, ये अब ये ऐसे होता है कन्यावध कि माता के गर्भ में या माता के पेट में ही बच्ची को मार दिया जाता है या बेटी को मार दिया जाता है, ठीक है, अबॉर्शन करवा दिया जाता है। तो देखिए ये प्रवृत्ति बदली है। कन्यावध वही ये आज हो रहा है, जो पहले होता था वही आज कहलाएगा कन्यावध। लेकिन बस ये जो कन्यावध करने की जो प्रवृत्ति या तरीका बदला है। उस समय यानी जन्म तो लेने दिया जाता था, जन्म लेने के बाद आप पता चलता था कि भाई बेटी है या बच्ची है, लड़की है, तो उसके जन्म को बुरा मान के लड़की गलत है, कौन इसको पढ़ाएगा, कौन इसका शादी विवाह ब्याह वगैरह करेगा, और कौन इसके खर्चे भुगतेगा, ठीक है, तो गलत है, गलत माना जाता। लेकिन उसको जन्म लेने दिया जाता था। पहले भाई इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, जैसे भाई लिंग जांच करवा ले। लेकिन आज जो साइंस का जो युग है, इसमें पहले ही जो माता के गर्भ में ही पता लगा लिया जाता है लड़की है या लड़का। तो फिर अगर लड़की का पता चल जाता है तो फिर उसको अबॉर्शन करवा देते हैं, तो ये कन्यावध हो गया, ठीक है। तो ध्यान रखना। देखिए ये जो कुरूतियां थी, इनके ऊपर ये जो अंग्रेज अधिकारी था, जो जॉन लुडलो था, संरक्षक बनाया गया था राम सिंह सेकंड का, तो ये देखिए रोक लगाने की कोशिश करता है, रोक लगती है, अलग अलग इनके लिए फिर कानून बनते हैं, वो अपने को पढ़ना पड़ता है, आपको भी पता लगाना चाहिए, ठीक है। तो इनके बारे में सारा जो डिटेल से पढ़ सकते हो आप, या इंटरनेट से भी सर्च कर सकते हो, या बुक से भी जानकारी ले सकते हो। देखिए अब बात आती है जो इसके कंस्ट्रक्शन कार्य की, राम सिंह सेकंड के जो कंस्ट्रक्शन कार्य थे उनकी बात कर लेते हैं। अल्बर्ट हॉल का निर्माण करवाता है, ठीक है। अल्बर्ट हॉल राम सिंह सेकंड के समय में बनता है। 1876 की बात है, ठीक है, 1876 की बात है। प्रिंस अल्बर्ट, ठीक है, प्रिंस अल्बर्ट आता है 1876 में। तो उसके आगमन पर यानी जयपुर आता है, तो जयपुर आगमन पर कोई बिल्डिंग पर तो बनवाई जाए उसके स्वागत के लिए, भाई उसका नाम यानी याद रखी जाए। तो प्रिंस अल्बर्ट के आगमन पर 1876 में अल्बर्ट हॉल की नींव लगवाता है राम सिंह सेकंड। तो अल्बर्ट हॉल की फिर नींव जो प्रिंस अल्बर्ट से ही लगवाता है।
ठीक है। 1876 में अल्बर्ट हॉल का काम शुरू करवाता है। प्रिंस अल्बर्ट के जयपुर आगमन पर इसकी नींव का जो पहला पत्थर या आधारशिला जो रखी जाती है वो भी प्रिंस अल्बर्ट के द्वारा रखी जाती है। देखिए ये जो कुछ समय लगा था इसको बनने में, 1876 की अपन बात कर रहे हैं। 1887 में 87 में ये बनकर तैयार हुआ था। अभी इतनी बातें हैं, आप लिखना चाहो तो लिख लेना, याद रखना चाहो तो याद रख लेना। ये 1887 में ये बनकर तैयार होता है। 1887 में इसका उद्घाटन किया जाता है। एडवर्ड ब्रैडफोर्ड के द्वारा इसका उद्घाटन किया जाता है। एडवर्ड ब्रैडफोर्ड, ठीक है, 1887 में उद्घाटन किया जाता है अल्बर्ट हॉल एडवर्ड ब्रैडफोर्ड के द्वारा। देखिए ये अदर फैक्ट है, अदर राजा के टाइम का बात है। माधो सिंह इस समय, माधो सिंह सेकंड इस समय जो राजा था, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अपन ये याद रखना है जो राम सिंह सेकंड के समय, ये 1876 में इसकी नींव लगी थी। ये जो बनाया गया था प्रिंस अल्बर्ट के जयपुर आगमन पर बनाया गया था। प्रिंस अल्बर्ट इसकी अल्बर्ट हॉल की नींव रखता है या आधारशिला रखता है, जो नींव में जो पहला पत्थर रखता है। ये ध्यान रख लेना। इसका जो वास्तुकार था स्टीवन जेकब था, ठीक है। अल्बर्ट हॉल का जो वास्तुकार था, आर्किटेक्चर था, स्टीवन जेकब था। 1887 में पूर्णतः बनकर कंप्लीट होती है, ठीक है। और जो राम सिंह सेकंड के समय में और बात करें ब्लू पोट्री की, वैसे अपन चित्रकला वगैरह पढ़ेंगे उस समय और विस्तार से बात कर लेंगे। तो ब्लू पोट्री भी राम सिंह सेकंड के समय में प्रसिद्ध होती है, ठीक है। राम सिंह सेकंड के समय में जयपुर में ब्लू पोट्री लोकप्रिय होती है। ये वाक्य लिख लेना सही तरीके से। राम सिंह सेकंड के समय ब्लू पोट्री जयपुर में लोकप्रिय होती है। और वैसे अपन चित्रकला वगैरह पढ़ेंगे जो, ठीक है, जो हस्तकलाएं पढ़ेंगे उस समय भी अपन विस्तार से बात करेंगे, यानी हस्तकलाओं में, यानी ब्लू पोट्री की विस्तार से बात करेंगे। इसके जो एक मुख्य चित्रकार भी हुए थे, जो कलाकार हुए थे ब्लू पोट्री के, यानी कृपाल सिंह शेखावत, ठीक है। वो अलग अलग जो फिर और शैलियों में भी इसको विकसित करते हैं। तो कृपाल सिंह शैली भी कहलाती है, आगे चलकर अलग अलग रंगों में बनाते हैं, ठीक है, जयपुर की पोट्री को, तो ध्यान रखना। तो ये जयपुर की में ब्लू पोट्री किसके समय लोकप्रिय होती है? तो राम सिंह सेकंड के समय ब्लू पोट्री लोकप्रिय होती है। अब अपन एक बात जानते हैं, जयपुर को गुलाबी रंग यानी गुलाबी नगरी कहते हैं, गुलाबी नगर कहते हैं। तो गुलाबी रंग से पुतवाता है राम सिंह सेकंड। राम सिंह सेकंड ने जयपुर को गुलाबी रंग से पुतवाया था, या जयपुर के परकोटे के गुलाबी रंग करवाया था। अब गुलाबी रंग यार आपको लगेगा कि यार गुलाबी रंग तो प्रॉपर, देखो मैं खुद भी देखता हूँ तो गुलाबी रंग तो जो जैसा होता है वैसा तो दिखता नहीं है जयपुर, ठीक है। तो गुलाबी क्यों कहते हैं? देखिए ऐसा भी माना जाता है भाई आतिथ्य सत्कार के लिए जो गुलाबी रंग अच्छा होता है, ठीक है। तो गुलाबी रंग एक प्रकार राम सिंह सेकंड करवा देता है। लेकिन एक प्रॉपर जो रंग है इसकी बात करें तो रंग है कौन सा? तो ये रंग है गेरुआ रंग, ठीक है। गुलाबी रंग, या अगर ऑप्शन में आ जाए गुलाबी रंग ना आके गेरुआ रंग आ जाए तो भी आपको गेरुआ रंग कर देना चाहिए, ठीक है। देखिए ये जो कलर है, वैसे अपन वर्तमान में जो कलर देखते हैं, जैसे ईंट बनती है, ईंट, ठीक है, जैसे ब्रिक्स ईंट जानते हो आप, तो ईंट बनती है अपन जैसे बिल्डिंग निर्माण में कार्य में, या जो बिल्डिंग निर्माण के कार्य में काम लेते हैं ईंटों को, उस प्रकार का कलर दिखता है जयपुर का जो रंग है जो, ठीक है। तो हल्का गुलाबी अपन कह सकते हैं, गेरुआ आ सकता है, लेकिन जो प्रसिद्ध हुआ कि गुलाबी नगरी के नाम से जाने गई है जयपुर को, जाना जाता है जयपुर को, तो गुलाबी रंग को जो आतिथ्य सत्कार का रंग माना जाता है। तो भाई जो एक प्रिंस अल्बर्ट आया था तो फिर इसका आतिथ्य सत्कार में फिर भाई गुलाबी नगर ही कहने लगे हैं और रंग को भी गुलाबी रंग माना जाने लगा है। देखिए ये अपनी बात हो चुकी है राम सिंह सेकंड की, और बात करते हैं राम सिंह सेकंड की। वो भाई काफी अच्छे फैक्ट रहे थे राम सिंह सेकंड के,
काफी विद्वान बंदा था, काफी दूरदृष्टि सोच वाला बंदा था भाई। शिक्षा के क्षेत्र में भी काफी काम किया था राम सिंह सैकड़ ने। तो 1857 में कला के विकास को भी बढ़ावा देता है। तो 1857 में कला के विकास के लिए एक जो कला का विकास कर सकते हैं, जैसे हाथ के कार्य करने के लिए वहां पे भाई कुछ सिखाया जाएगा। जैसे आज गवर्नमेंट्स के द्वारा है, गवर्नमेंट के जैसे जो सरकारों के द्वारा वो चलाए जाते हैं, जैसे कौशल कार्य, कौशल जो प्रोग्राम चलाए जाते हैं, भाई कौशल सिखाया जाएगा यानी स्टूडेंट्स को, ठीक है। तो अलग अलग सरकारें, अलग अलग गवर्नमेंट्स जो होती हैं, बनती हैं, वो अलग अलग कार्यक्रम चलाती है, इस प्रकार की जो योजनाएं चलाती है। तो कला के विकास के लिए एक जो संस्थान स्थापित करवाता है, मदरसा ए हुनरी। मदरसा ए हुनरी, तो आप लिख लेना। 1857 में राम सिंह सैकड़ ने कला के विकास के लिए मदरसा ए हुनरी की स्थापना करवाई थी। देखिए, जो फारसी में जो शिक्षा की जो जगह होती है, स्कूल जो होते हैं, उसको मदरसा कहते हैं, ठीक है, फारसी भाषा में। अब बात आती है मदरसा ए हुनरी का वर्तमान में क्या नाम है। यह मदरसा ए हुनरी अब वर्तमान में भाई कहाँ पे है, इसको कोई जानता नहीं है मदरसा हुनरी के नाम से भाई कहाँ पे है। देखिए, कालांतर में जो इसका नाम चेंज कर दिया गया था, जो नाम बदल दिया गया था, ठीक है। तो राम सिंह सैकड़ 1857 में मदरसा ए हुनरी की स्थापना करवाता है कला के विकास के लिए। कालांतर में नाम चेंज कर दिया जाता है, नाम परिवर्तित कर दिया जाता है, नाम बदल दिया जाता है। इसका जो नाम रखा जाता है महाराजा स्कूल ऑफ, यानी महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स, ठीक है, लिखना पड़ेगा। देखिए, मुझे नहीं लग रहा, शायद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, लेकिन आप समझने की कोशिश करना। 1857 में राम सिंह सैकड़ मदरसा ए हुनरी की स्थापना करवाता है। कालांतर में या बाद में इसका नाम बदलकर महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स कर दिया गया था, ठीक है। फिर आजादी के बाद में भी इसका वापस नाम बदला जाता है, ठीक है। राजस्थान सरकार के द्वारा आजादी के बाद में स्वतंत्रता के पश्चात फिर नाम बदल दिया जाता है, और इस बार इसका नाम बदलकर महाराजा को उठा के राजस्थान लगा दिया जाता है, ठीक है। अब क्या नाम हो गया वर्तमान में, इसको किस नाम से जाना जाएगा नहीं, तो राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स के नाम से। तो क्वेश्चन इस प्रकार से बन सकता है कि मदरसा ए हुनरी जो राम सिंह सैकड़ के द्वारा स्थापित करवाई गई थी 1857 में, उसका वर्तमान में नाम क्या है, राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स। क्वेश्चन इस प्रकार से बन सकता है, राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स का शुरुआत में या प्रारंभ में नाम क्या था, मदरसा ए हुनरी, ठीक है। यानी राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स शुरुआत में किसके द्वारा स्थापित करवाई गई थी, मदरसा ए हुनरी के रूप में राम सिंह सैकड़ के द्वारा स्थापित करवाई गई। तो ये इस प्रकार से क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ लिए जाते हैं, आप और हम इस प्रकार से रट के बैठ जाते हैं कि मदरसा ए हुनरी राम सिंह सैकड़ के द्वारा स्थापित करवाई गई। अरे तो वर्तमान में इसको किस नाम से जाना जा रहा है वो भी तो पता होना चाहिए ना। जैसे कोई भी योजना चलाई जाती है तो पहले वो योजना किस नाम से चल रही थी, सरकारों का यही काम होता है, सरकार उस योजना का नाम, जो योजना में काम वही हो रहे हैं लेकिन काम यानी जो योजना के नाम को बदल के दूसरा कर देती है। कांग्रेस सरकार को योजना बनाती है, कांग्रेस सरकार को योजना लाती है, बीजेपी सरकार उसको बदल देगी आते ही, बीजेपी सरकार को योजना बनाती है तो आगे कांग्रेस सरकार आते ही उसको बदल देती है। इनका जो ये काम होता है, ये फंडा मेरे तो आज तक ऐसा कुछ समझ में आया नहीं। अपने जो भी कोई महापुरुष होते हैं उनके नाम पे, या कोई अच्छे जो कैंडिडेट रहते हैं पार्टी उनके नाम पे, जो पूर्व जो कैंडिडेट रहते हैं उनके नाम पे जो योजनाओं को बदल देती हैं। हालांकि यहाँ पे अपना कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे महाराजा से सीधा राजस्थान लगाया गया, यहाँ पे कोई नाम से कोई ज्यादा लेना देना नहीं है, किसी कोई पार्टी का नाम नहीं है, कोई पार्टी के सदस्य का नाम नहीं है, लेकिन ज्यादातर योजनाओं में ऐसा होता है, ठीक है। जैसे बीजेपी सरकार की जो वो थी अन्नपूर्णा योजना, जो गाड़ियों के द्वारा खाना खिलाया जाता था, जो पिकअप वगैरह होती थी,
वैन के माध्यम से। उसको बाद में फिर आके बदल दिया गया राजस्थान सरकार द्वारा, ठीक है। तो इस प्रकार से अब बाय द वे फ्यूचर में कोई बीजेपी सरकार आ जाए तो वो भी ऐसा ही कर सकती है, इन योजनाओं को फिर नाम बदल सकती है। जैसे पहले भामाशाह योजना चलती थी, फिर जन आधार योजना ले आए उसके नाम पे, वापस पता नहीं बीजेपी सरकार आ जाए तो वापस और कोई योजना कर दे या वापस भामाशाह योजना कर दे, ठीक है। तो इस प्रकार से जो सरकारें होती है कर देती है। लेकिन अपन थोड़ा सा साइड में चले गए हैं, यहाँ पे आपको याद रखना चाहिए मदरसा ए हुनर से महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट कर दिया गया था। यहाँ से फिर आजादी के बाद में राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट कर दिया गया, ठीक है। तो ध्यान रखना। देखिए अब बात आती है और आगे 1866 में कांति चंद्र मुखर्जी थे, बंगाली थे कांति चंद्र मुखर्जी, इनके दरबार में थे। कांति चंद्र मुखर्जी यानी बंगाल के जो लोग हैं वो पढ़ने में शुरू से आगे रहते थे, माइंड भी काफी विकसित था उनका, नॉलेज उनको अच्छा था। कांति चंद्र जो मुखर्जी थे बंगाली थे, ये सलाह देते हैं यार लड़कियों के लिए भी कुछ एजुकेशन के मामले में होना चाहिए, कोई संस्था होनी चाहिए। तो कांति चंद्र मुखर्जी जो बंगाली थे, इनकी सलाह पर 1866 में एक स्कूल खोलते हैं राम सिंह सेकंड, ठीक है, कन्या विद्यालय खोलते हैं। आप लिख लेना। में कांति चंद्र मुखर्जी के कहने पर या कांति चंद्र मुखर्जी की सलाह पर जयपुर में कन्या विद्यालय खुलवाते हैं राम सिंह सेकंड। कांति चंद्र मुखर्जी बंगाली थे। देखिए बंगाली अपन जयपुर पढ़ रहे तो बंगाली ज्यादा नाम आ रहा है, ठीक है। तो बंगाली वैसे इंटेलिजेंट होते थे, इनके दरबार में थे, तो इनको जो कुछ अच्छी व्यवस्थाओं के लिए इनको दरबार में रखते थे, भाई कोई अच्छी सलाह देगा, अच्छी राय देगा। तो बंगाली वैसे भी इंटेलिजेंट होते हैं, जैसे आपको पता है दीदी काफ़ी दमदार भाषण देती है, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी ला के रख देती है कभी कभी, तो ठीक है, ममता बनर्जी। तो इंटेलिजेंट तो होते हैं वे बंगाली। और बंगालियों के लिए तो वैसे भी कहा जाता है कि पूरा भारत जो कल सोचेगा बंगाल वाले आज ही सोच लेते हैं, ठीक है। तो बंगाली इतने इंटेलिजेंट होते हैं। देखिए किस प्रकार से जो डॉक्टर बनते हैं, गांव में आके डॉक्टर बनते हैं, सभी झोला छाप होते हैं, वो बंगाल के होते हैं। किस प्रकार से लोगों को दवाइयाँ दे देते हैं, लोग सही भी हो जाते हैं। ऐसी दवाएं देते हैं कि कोई बड़े बड़े डिग्रीधारी डॉक्टरों से भी वो इलाज नहीं हो पाता है, वो जो बुखार नहीं मिट पाता है। लेकिन जो झोला छाप जो डॉक्टर होते हैं, इनके पास कोई डिग्री के नाम पे कुछ कागज होते नहीं है, डॉक्यूमेंट्स होते नहीं है, ये आके इधर बैठ जाते हैं अपने राजस्थान में और जो स्टेट में चले जाते हैं और आराम से अपना गुजारा बत्ता चलाते रहते हैं, जीवन गुजारते रहते हैं अच्छे से। और लोगों मुझे तो लगता है जब मैं जैसे गांव में होते हैं डॉक्टर होते हैं जो बंगाली होते हैं, जो वो यही 30 से 40 रुपए की दवाई दे देते हैं। और यहाँ तक कि उसके जो आसपास वाला जो एरिया होता है, जो पाड़ा बोलते हैं एक प्रकार से उसको, जो एक मोहल्ला ठीक रहेगा सब, तो उस लोगों की तो उसको पता तक चढ़ जाती है भाई इसके बीमारी क्या है, रेगुलर उसके दवाई लेने जाते हैं तब पता चल जाता है कि भाई इसके बीमारी क्या है और इसको दवाई कौन सी देनी है। वो आके कुछ भी बीमारी बताए, मेरे हाथ दुख रहे हैं, सर दुख रहा है, बुखार हो रहा है और कुछ हो रहा है, तो वो सेम दवाई देता है हमेशा, ठीक है। तो इस प्रकार से होते हैं बंगाली डॉक्टर। तो ये देखिए इंटेलिजेंट माइंड ही काम लेते हैं और लोगों को अपने और आकर्षित भी कर लेते हैं, और डॉक्टरों के पास जाते हैं तब, या और डॉक्टर्स के पास जाते हैं तब पैसे ज़्यादा लगते हैं, उनके पास 30 से 40 रुपए में पूरी खुराक दे देते हैं और आराम से लेके उन दवाइयों को सही भी हो जाते हैं, ठीक। तो ये कन्या विद्यालय की बात हो गई। कांति चंद्र मुखर्जी की सलाह पर कन्या विद्यालय स्थापित करवाते राम सिंह सेकंड। देखिए और आगे बात करें अपन कि जयपुर में फिर कॉलेज भी खुलवाता है। देखिए बंदे की सोच कहाँ तक है, कन्याओं के लिए विद्यालय खुलवाता है, यहाँ तक कि इस स्कूल में जो लड़कियां आने लगे, स्कूल में पढ़ने लग गई, तो फिर इसके बाद में फिर कॉलेज भी खुलवाता है। हालांकि जो कॉलेज था, एक तो संस्कृत कॉलेज खुलवाता है और एक कॉलेज खुलवाता है, ठीक है, महाराजा कॉलेज और संस्कृत कॉलेज।
देखिए महाराजा कॉलेज जो आज है जयपुर में, वही महाराजा कॉलेज राम सिंह सेकंड खुलवाता है। लेकिन उस समय में जो सभी स्ट्रीम का जो कॉलेज हुआ करता था, ये वर्तमान में तो ये जो साइंस वाले पढ़ते हैं उसमें, ठीक है, तो ये राम सिंह सेकंड ही स्थापित करवाता। आप लिख लेना, देखिए बोर्ड पे थोड़ी जगह का अभाव है, तो बस सीधा सा वाक्य है, राम सिंह सेकंड जयपुर में महाराजा कॉलेज और एक संस्कृत कॉलेज स्थापित करवाता है। महाराजा कॉलेज को आपको पता है, महाराजा कॉलेज कहाँ पे है, महारानी और महाराजा दोनों आमने सामने हैं, महाराजा महारानी, ठीक है। संस्कृत कॉलेज जब अपन जेडी सर्किल पे चलते हैं, मोती डूंगरी की तरफ चलते हैं, वहां पर कोने पे श्रीमती इंदिरा गांधी जी की मूर्ति लगी हुई है। उस कोने पे जो बिल्डिंग है उस संस्कृत कॉलेज की ही बिल्डिंग है, ठीक है। तो मोती जो जेडी सर्किल पे उस साइड जो लगी हुई है, यानी जो मूर्ति लगी हुई है इंदिरा गांधी जी की, वो जो बिल्डिंग है संस्कृत कॉलेज है, ठीक है। जो भवन है संस्कृत कॉलेज का, ये जो बिल्डिंग है, परिसर है, ठीक है, बिरला मंदिर के पास में देख सकते हो। तो महाराजा कॉलेज और संस्कृत कॉलेज की जो स्थापना करवाता है जयपुर में राम सिंह सेकंड है। तो आप सोच सकते हो शिक्षा के मामले में, एजुकेशन के मैटर में, एजुकेशन के मामले में कितनी सोच आगे है बंदे की। काफी जो स्कूल वगैरह कॉलेज वगैरह खुलवा रहा है। देखिए 1861 में जो एक मेडिकल कॉलेज भी खुलवाया था, ठीक है, लेकिन इसमें स्टूडेंट एडमिशन नहीं लेता है और जो स्टूडेंट्स के अभाव में स्टूडेंट्स को आते नहीं है, तो फिर उस कॉलेज को या वापस बंद करवा देते हैं, ठीक है। बंद करना ही पड़ेगा, कोई स्टूडेंट नहीं आ रहा है तो 1861 में मेडिकल कॉलेज की भी स्थापना करवाता राम सिंह सेकंड, लेकिन स्टूडेंट्स के अभाव में उसको वापस बंद करना पड़ता है। देखिए जो कन्या विद्यालय था, इसमें ओनली शुरुआत में 3 लड़कियां एडमिशन ले पाती है और उन 3 लड़कियों के लिए भी 2 जो लेडी टीचर थे वो नियुक्त करता है राम सिंह सेकंड। तो 3 लड़कियां शुरुआत में एडमिशन लेती है, प्रारंभ में एडमिशन लेती है और 2 टीचर लगाए जाते हैं जो लेडीज टीचर, ठीक है, मैडम। तो ये है एजुकेशन के मामले में बंदा काफी अच्छा काम कर रहा था। और फिर बात आती है 1857, इसी पीरियड में आता है, 1835 से 80 तक रहा था, तो 1857 इसी बीच में आता है। 1857 तो जो स्वतंत्रता संग्राम कह सकते हैं, 1857 की जो क्रांति कहे अपन, तो 1857 की क्रांति के समय जयपुर का राजा था राम सिंह सेकंड। वैसे अपन 1857 की क्रांति पढ़ेंगे तब राम सिंह सेकंड की और बात करेंगे। 1857 की क्रांति के संदर्भ में बात करना 1857 की क्रांति में ही सही लगेगा, वहीं पढ़ेंगे तब सही लगेगा। हालांकि एक फैक्ट अब आप लिखना चाहो तो यहाँ पे भी लिख सकते हो, फिर इस फैक्ट को अपन वहां पे भी लिखेंगे तो आपको अच्छे से याद रह जाएगा। 1857 की क्रांति में राम सिंह सेकंड अंग्रेजों का साथ देता है। अंग्रेज राम सिंह सेकंड से प्रभावित होते हैं या खुश होते हैं, तो बदले में इसको सितारे एक हिंद की उपाधि देते हैं और कोटपुतले की जागीर देते हैं, ठीक है। यानी क्वेश्चन बनेगा कि 1857 क्रांति के समय जयपुर का राजा कौन था, तो राम सिंह सेकंड था। तो अंग्रेजों की सहायता की थी, तो अंग्रेजों ने सहायता के बदले में यानी राम सिंह सेकंड को क्या दिया था, सितारे हिंद की उपाधि दी थी और कोटपुतली जागीर दी थी, ठीक है। इसके बाद में और अपन बात करें कि रामनिवास बाग भी स्थापित करवाते हैं यहाँ पे, यानी अल्बर्ट हॉल की अपन बात किए थे, इसके पास में है रामनिवास बाग, ठीक है। तो राम सिंह सेकंड 1868 के आसपास रामनिवास बाग या 1868 में ही रामनिवास बाग की स्थापना करवाते हैं। रामनिवास बाग जयपुर में ही अल्बर्ट हॉल के पास में है, ठीक है, काफी बड़ा बगीचा है। देखिए और इसके बाद में एक जो और फैक्ट याद रख लेना, लिखने लायक नहीं है, एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। जो राम सिंह सेकंड थे, इनको फोटोग्राफी का, फोटो शूटिंग का काफी अच्छा शौक था, यानी काफी रुचि रखते थे। तो ये शुरुआत से ही फोटोग्राफर थे एक प्रकार से। हालांकि इसका भी सर्च मार के देख लेना राम सिंह सेकंड के बारे में, खूब इनके समय की जो महिलाओं के, जो पुरुषों के, जो सेनापति वगैरह है, जो सैनिक है, उनके काफी फोटो मिल जाएंगे, जो राम सिंह सेकंड के द्वारा बनाया गया चित्र, लिया गया चित्र, इस प्रकार के मिल जाएंगे। मैं खुद देखा था, ठीक है। तो राम सिंह सेकंड फोटोग्राफी में काफी रुचि रखते थे, ठीक है। और ऐसा भी कहा जाता है कि राम सिंह सेकंड जयपुर में पतंगबाजी का जो प्रचलन शुरुआत करने वाले थे, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रख लेना कि राम सिंह सेकंड जयपुर में पतंगबाजी का भी प्रचलन लाते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कुछ तुक्कल नाम की पतंग उड़ाते थे, यानी जो तुक्कल पतंगे, जो कपड़े की जो पतंगे शुरुआत में लाए थे। और ये देखिए ऐसी बातें फिर अपने को मिलती है कि जो ये राम सिंह सेकंड यानी पतंगबाजी करते थे, यानी एक प्रकार से जो बड़ा
वो होता है सम्मेलन, तो क्या ही बोल सकते हैं पतंगों को, पतंग महोत्सव बोल सकते हैं, ठीक है। एक दंगल करवाते थे पतंगों का, तो ये जो पतंग उड़ाते थे, पतंग कट के चली जाती थी, दूर जाती थी, तो फिर यानी अपने घुड़सवारों को भेजते थे उन पतंगों को वापस लाने के लिए। और जो इनके जो म्यूजियम है, जो सिटी पैलेस वगैरह जो आज वर्तमान में म्यूजियम है, उनमें इनकी चरखियाँ वगैरह, जो पतंग वगैरह रखे हुए हैं, तो आप देख सकते हो। ये जो बातें हैं आपको याद रखने के लिए, ऐसा एग्जाम में नहीं आएगा। जो पतंगबाजी वगैरह, जो फोटोग्राफी का जो किसको शौक था, किसकी रुचि थी, ये इस प्रकार के क्वेश्चन तो शायद ही बन पाए। तो आपको याद रखने के लिए थोड़ा सा ध्यान रख लेना चाहिए, किस राजा की कभी किस में रुचि थी, ठीक है। इसके बाद ये दो कंप्लीट हो चुके हैं। राम सिंह सैगन काफी इंटरेस्टेड इतिहास रहा है। देखिए इंटरेस्टेड क्या है भाई, देखिए कितना अच्छा काम कर रहा है एजुकेशन के मामले में। हर कोई जो शासक सोच नहीं पाता, उसको लड़ाइयों के आगे ही वार नहीं मिलता, लड़ाइयों में ही टाइम नहीं मिलता है, ठीक है। और जयपुर के और भी राजा हैं, अलग अलग क्षेत्रों में उनका काम रहा है। वैसे स्थापत्य कला में और भी जो राजाओं के, जैसे अपन पिछली क्लास में प्रताप सिंह पढ़े हैं, तो हवा महल काफी अच्छी, जो जयपुर या राजस्थान के एक प्रकार से पर्यटन की बात आती है, तो हवा महल को काफी तवज्जो दी जाती है, काफी इंपॉर्टेंस दी जाती है पर्यटन की जो बैनर्स वगैरह, पोस्टर वगैरह में, ठीक है। राजस्थान जयपुर को तो कम से कम हवा महल के नाम से ही जाना जाता है। हालांकि राजस्थान में फिर अदर जो डिस्ट्रिक्ट होते हैं, वहाँ की जो पर्यटन की जो फोटोज वगैरह अलग होती है, लेकिन जो वर्ल्ड लेवल पे अगर राजस्थान की बात आती है, तो फिर भाई हवा महल की बात यानी फर्स्ट रखी जाएगी। फर्स्ट नहीं तो रखी जाए तो, लेकिन जो बैनर होगा उसमें जरूर हवा महल को दर्शाया जाएगा, ठीक है। तो अलग अलग जो राजा थे, अलग अलग रुचियां रखते थे भाई। कोई लड़ाइयों में आगे था, ठीक है। जैसे अपन मानसिंह पढ़े थे, तो काफी अच्छा काम था मानसिंह का भी, लड़ाइयाँ भी लड़ते हैं, खूब लड़ाइयाँ लड़ते हैं, और स्थापत्य कला भी काफी अच्छी थी उनकी, ठीक है। जैसे मंदिर वगैरह बनवाने में रुचि रखते थे। अब बात आती है माधो सिंह सेकंड की। तो माधो सिंह सेकंड अगले राजा बनते हैं 1880 से 1922 तक। देखिए सेकंड, थर्ड, फर्स्ट, इस प्रकार के जो राजा हैं, तो इसमें आप कंफ्यूजन हो जाते हैं, सब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लिया करो, ये इनके जो फैक्ट होते हैं उनको याद रख लिया करो। माधो सिंह सेकंड, अठारह सौ से 1922 तक माधो सिंह सेकंड का टाइम पीरियड रहता है, शासन काल रहता है। ये देखिए ऐसा कहा जाता है, काफी भाई लंबा चौड़ा करता था, एक प्रकार से हाइट वगैरह काफी थी, हाइट भी काफी अच्छी थी, यानी शरीर की शेप बहुत भारी थी। तो इस प्रकार से एक प्रकार से ये होता है कि अपने सामने में कोई बड़ा यानी भारी भरकम बंदा आ जाता तो एक डर ही लगने लगता है, यार कितना बड़ा है, दो चार को तो वैसे ही सल्टा दे। तो उस टाइप का था माधो सिंह सेकंड। तो माधो सिंह सेकंड को बब्बर शेर के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। बब्बर शेर के नाम से माधो सिंह सेकंड को जाना जाता है। क्वेश्चन डायरेक्ट बनेगा कि बब्बर शेर के नाम से जयपुर के किस शासक को जाना जाता था, तो माधो सिंह सेकंड को, ठीक है। अब ये देखिए सिटी पैलेस में एक महल बनवाया गया है, मुबारक महल। तो ये मुबारक महल का निर्माण है जो माधो सिंह सेकंड के द्वारा करवाया गया। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, सिटी पैलेस में है मुबारक महल, ना कि पूरा सिटी पैलेस का निर्माण माधो सिंह सेकंड नहीं करवाता है, ओनली मुबारक महल का निर्माण माधो सिंह सेकंड करवाता है। अब बात आती है और आगे, तो ये देखिए थोड़ा सा इंटरेस्टेड जो फैक्ट है, माधो सिंह सेकंड के 9 पासवान 9 दासियां थी, ठीक है। तो ये जो दासियां थी, 9 दासियां थी, इनको बराबर रखने के लिए इनके बीच में बनते नहीं होगी भाई, एक रानी को कोई अच्छे से महल में रख ले तो फिर दूसरी नाराज और नाराज, भैया उसको तो इतने अच्छे महल में रख रहे हो और हमारे को छोटी छोटी कोठड़ियां दे रखे। तो फिर माधो सिंह सेकंड इनके सभी की जो प्रॉब्लम को मिटाने की कोशिश करता है, प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन करता है, इन 9 दासियों के लिए एक जैसे 9 महल बनवा देता है।
ठीक है। नाहरगढ़ किले में एक जैसे 9 महल बनवा देता है माधो सिंह सेकंड अपने 9 दासियों के लिए, 9 रानियों के लिए, ठीक है। क्वेश्चन बनता है कि जयपुर के किस शासक ने अपने 9 पासवानों, 9 दासियों या 9 रानियों के लिए नाहरगढ़ किले में एक जैसे 9 महलों का निर्माण करवाया था? माधो सिंह सेकंड, ठीक है। कहाँ पे, किस किले में करवाया था? नाहरगढ़ किले में। अब देखिए आप जाओगे तो ऐसा है नहीं कि शायद महल वाली फीलिंग तो क्या आएगी, तो ऐसा कहा जाता है जैसे नॉर्मल जो रूम है तो 9 रूम बनवा दिए होंगे, भाई तुम अब सभी 9 की 9 इनमें रहो और तुम्हारा जीवन निकालो इनमें, ठीक है। तो 9 दासियों के लिए, 9 रानियों के लिए एक जैसे 9 महल नाहरगढ़ किले में माधो सिंह सेकंड बनवा देता है, ठीक है। 1904 में जयपुर में डाक व्यवस्था की शुरुआत करवाता है। ठीक है। 1904 में जयपुर में डाक व्यवस्था की शुरुआत करवाता है माधो सिंह सेकंड। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्वेश्चन जरूर बनता है। ये देखिए जो 1904 में जयपुर में डाक व्यवस्था की शुरुआत होती है तो राजस्थान की किसी भी रियासत में सबसे पहले जयपुर में हुई थी। राजस्थान में सबसे पहले, राजस्थान में पहली बार या जयपुर में पहली बार डाक व्यवस्था की शुरुआत माधो सिंह करवाता है, माधो सिंह सेकंड। 1904 में जयपुर में डाक व्यवस्था की शुरुआत करवाता है। राजस्थान की किसी भी रियासत में पहली डाक व्यवस्था थी, तो ये भी ध्यान रखना चाहिए। देखिए जयपुर वाले कितने आगे हैं, कोई महल बनवा रहा है, अच्छे सुंदर महल बनवा रहा है, कोई अच्छा शहर बनवा रहा है, अच्छा परकोटा बनवा रहा है, शहर की सड़कों को चौड़ी बनवा रहा है। कोई शासक है एजुकेशन के मामले में स्कूल, कन्या स्कूल, यहाँ तक कि कॉलेज और यहाँ तक कि मेडिकल कॉलेज भी खुलवा रहा है, बनवा रहा है। और जो राजा यानी डाक व्यवस्था शुरुआत करवा रहा है, भाई डाक यहाँ से वहां तक पहुंचाया जा सके। तो देखिए जयपुर वाले शासकों की जो ये इनका जो ये योगदान है भुलाया तो कभी नहीं जा सकता। देखिए हर, मैं फिर कहना चाहूंगा, हर राजा या हर एक क्षेत्र का अलग अलग योगदान रहा है। कोई राजा लड़ने में या युद्धों में माहिर रहे हैं, तो कोई स्थापत्य कला और जो व्यवस्थाओं, जो सुविधाओं को के प्रति यानी रुचि कर रहते थे या इंटरेस्टेड होते थे, या इन व्यवस्थाओं को सही यानी सुचारू रूप से या सही तरीके से चलाने में यानी रुचि रखते थे, ठीक है। और कुछ राजा होते थे भाई जो अपने शौर्य और बलिदान के रूप में अपना योगदान देते थे। जैसे मेवाड़ वाले राजाओं के बारे में अपन पढ़ते हैं तो वो लड़ाइयाँ लड़ते थे, लेकिन उनका जो शौर्य और बलिदान की जो गाथाएं हैं वो सबसे ज्यादा चर्चा में रहती है, और ये सबसे ज्यादा उनको याद किया जाता है। ये भी भुलाया तो नहीं जा सकता, इनका योगदान भी अच्छा रहा है यानी स्थापत्य कला में। हाँ अपन मानते हैं कि भाई जो मेवाड़ वाले अधीनता शुरुआत में सिर्फ यानी स्वीकार नहीं करते, जो बड़े शासक थे, बड़े राजा थे, वो मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं करते। हाँ जो जयपुर वाले हैं ये शुरुआत में ही मुगलों की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन इससे फायदा क्या होता है? देखिए इस प्रकार की जो गतिविधियां हैं, जो स्थापत्य कला है, इसको बढ़ावा मिलता है। संस्कृत कला और संस्कृति का विकास काफी अच्छा हो रखा था या हो गया था जयपुर और आमेर में, ठीक है। भाई युद्धों में व्यस्त नहीं रहते थे, युद्ध नहीं लड़ते थे, युद्ध करने जाते थे तो बड़ी शक्ति मुगल थे उस समय, तो मुगलों की तरफ से जाते थे तो ज्यादातर जीत के ही आते थे। तो कुछ न कुछ यानी मुगलों को ज्यादा फायदा होता, लेकिन कुछ न कुछ इनको भी फायदा होता। इनको खुश होकर जो मुगल बादशाह होते थे कुछ न कुछ दिया करते थे, कुछ अधिकार दे दिया करते थे, भाई तुम अच्छे से किले बनवा लो, या तुम जो आपकी जो कला है, संस्कृति है, उसको भी यानी डेवलप कर सकते हो, जो बढ़ावा दे सकते हो। तो इस प्रकार से जो ये खुद के स्तर पे दूसरों से लड़ाइयाँ नहीं करते हैं तो इनका ज्यादा नुकसान नहीं होता है, ठीक है। तो इसी के परिणाम स्वरूप आप आज जयपुर को इस प्रकार से आप देख सकते हो, जैसा कि राजस्थान का और कोई शहर नहीं है जयपुर की तुलना में अगर अपन देखते हैं तो। हाँ जयपुर यानी चित्तौड़ के, मेवाड़ के अपन जो शौर्य गाथा या शौर्य बलिदान की बात कर आती है तो फिर वो थोड़ा सा उच्च हो जाता है। सबसे उच्च अगर देखा जाए तो मेवाड़ को माना जाता है, ठीक है, इस मामले में। लेकिन स्थापत्य कला संस्कृति के मामले में फिर जयपुर आता है, ठीक है। फिर इसके बाद में और आगे बात करें माधो सिंह सेकंड की, तो माधो सिंह सेकंड यानी अपन पहले पढ़े थे महाराजा गंगा सिंह पढ़े थे बीकानेर के, तो महाराजा गंगा सिंह बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी या BHU अपन शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, उसको सर्वाधिक आर्थिक सहायता देते हैं। यानी यहाँ तक कि मदन मोहन मालवीय जी को ब्लैंक चेक दे देते हैं। तो उस समय
मदन मोहन मालवीय राजस्थान के सभी राजाओं के पास जाते हैं, यानी अदर जो स्टेट थे और जो रियासतें थी राजस्थान से बाहर वाली उनके पास भी जाते हैं, लेकिन राजस्थान के भी लगभग लगभग सभी राजाओं के पास आते हैं। तो माधो सिंह के पास भी आए थे। तो माधो सिंह ने बीएचयू की स्थापना के लिए 5 लाख रुपए की सहायता दी थी। ठीक है, माधो सिंह सेकंड ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की आर्थिक सहायता के लिए मदन मोहन मालवीय को 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी। ठीक है, आप लिख लेना पूरा वाक्य। ठीक है, अब और बात आती है कि जो ब्रिटेन का जो एडवर्ड सप्तम था, ठीक है, ब्रिटेन का जो राजा बना था एडवर्ड सप्तम, ये थोड़ा सा और इंटरेस्टेड जो फैक्ट है, एडवर्ड सप्तम ब्रिटेन का जो राजा बनता है उसका राज तिलक होता है। राज तिलक में सभी जो देशों के जो भी राजा थे उनको, या सभी देशों के जो भी जो प्रमुख थे उनको इनवाइट करता है, निमंत्रण भेजता है कि मेरे राज तिलक समारोह में आओ। आज भी ये होता है। जैसे अपने प्रधानमंत्री बनता है, जैसे मोदी जी प्रधानमंत्री बने, वो जो आपसे जो पड़ोसी देश है, जो मित्र देश है, उनके जो राष्ट्र प्रमुखों को या उनके जो प्रमुख होते हैं राष्ट्रपति प्रधानमंत्री, उनको इनवाइट भेजते हैं, निमंत्रण भेजते हैं, न्योता भेजते हैं कि आप मेरे जो भी शपथ लूंगा इस समारोह में, शपथ ग्रहण समारोह में आप इनवाइट हो, निमंत्रित हो, आमंत्रित हो। ठीक है, आपको आना चाहिए। ऐसा ही पहले भी होता था और होना भी चाहिए। देखिए, ऐसा करने से ये होता है कि उन जो देशों से यानी आपसी रिश्ते या आपसी संबंध सुधरने की गुंजाइश रहती है। जैसे आज अपन यहाँ पे जो इंडिया में प्रधानमंत्री की शपथ चल रही है, वो दूसरे देश के प्रधानमंत्री को यहाँ पे बुलाया जाएगा, वो यहाँ पे आएगा, यहाँ की जो भी गतिविधियां होगी, आर्थिक स्थिति होगी, थोड़ी बहुत उसका पता चलेगा उसको भी, वो वापस वहां पे जाएगा, यहाँ की कुछ बातों को वहां पे अपनाने की कोशिश करेगा। ठीक है, वो कुछ यहाँ पे लेक्चर देगा, भाषण देने की भी उसकी बारी की, भाषण भी देगा, वो अपने विचार रखेगा, तो यहाँ के लोगों को भी पता चलेगा भाई यार इसकी बात में ये दम है, ये काम अपने को करना चाहिए। तो आपसे रिश्ते सुधरते हैं, साथ में ही आर्थिक स्थिति भी सुधरती है, क्योंकि यानी आपस में इन्वेस्टमेंट किया जाता है एक देश के साथ दूसरे देश के दौरान। ठीक है, तो इस प्रकार की जो गतिविधियां होती है जारी रहनी चाहिए, होनी चाहिए। कुछ लोग इस प्रकार के होते हैं भाई उनको बुलाने की आवश्यकता थी, इतना बजट खर्च करने की आवश्यकता थी इस जो शपथ ग्रहण समारोह में। तो देखिए ये बातें होती है, अलग होती हैं, वो उनके प्रोपेगेंडा होते हैं को टारगेट करने का, किसी पार्टी को टारगेट करने का, किसी व्यक्ति को टारगेट करने का। ठीक है, तो हर प्रकार का विरोध तो कोई भी 2 हो पार्टी या 4 हो, लेकिन जिस पार्टी की सरकार बनती है तो दूसरी पार्टी उसको टारगेट ही करती है, उसका विरोध जरूर करती है। ठीक है, और वही पार्टी उस स्तर पे अगले चुनाव में पहुंच जाएगी या अगले चुनाव जीतकर उस स्तर पे पहुंच जाएगी, तो वो हारने वाली पार्टी फिर वो उसका विरोध करेगी। ये होता है, ऐसी कोई बात नहीं होती है कि भाई जो एक ही पार्टी करती है विरोध, सब करते हैं। तो माधो सिंह सेकंड ब्रिटेन के राजा एडवर्ड सप्तम के राज तिलक समारोह में यहां से जाते हैं। राजस्थान के और भी राजा गए थे। देखिए, ऐसा कहा जाता है कि माधो सिंह सेकंड अपने साथ खाने पीने के सामान राजस्थान से जयपुर से लेकर जाते हैं। अपन पहले से बात करते आ रहे हैं कि जो राजस्थान वाले जो राजा थे समुद्र पार की यात्रा नहीं करना चाहते थे, या समुद्र पार की यात्रा करने को अपना धर्म भ्रष्ट मानते थे कि अपना धर्म भ्रष्ट हो जाएंगे। अपन हिंदू है और अपन समुद्र पार नहीं करेंगे, वहां पे गाय का मांस वगैरह खाते हैं लोग, तो अपन नहीं खाएंगे, उनके जो खान पान को अपनाएंगे नहीं। तो यानी माधो सिंह सेकंड के लिए कहा जाता है कि 2 बड़े बड़े बर्तनों में यहाँ से सामान भर के ले जाता है, यहाँ तक कि वहां पे गाय भी साथ लेकर जाता है और गंगा जल भी साथ लेके जाता है, और यहाँ की मिट्टी भी साथ लेकर जाता है कि अपन हाथ भी धोएंगे अपने तो यहाँ की मिट्टी से ही धोएंगे। ठीक है, और गाय लेकर जाता है तो गाय का दूध वगैरह यही जो अपनी गाय का दूध पिएंगे, और गोविंद देव जी की मूर्ति भी साथ लेकर जाता है। देखिए किस प्रकार की बातें हैं। अब अपन तो आज भी अपन कहीं घूमने जाते हैं तो एक छोटा सा बैग लेके जाते हैं, उसमें एक आध ड्रेस रखते हैं और खाना पीना वहीं पे चलता रहता है, एक पानी की बोतल जरूर रख लेते हैं, और अब सबसे मेन चीज होती है मोबाइल का चार्जर। ठीक है,
तो वर्तमान की ये व्यवस्था होती है, उस समय की वो व्यवस्था होती थी। ये समुद्र पार को अपना, यानी समुद्र पार की यात्रा को अपना धर्म भ्रष्ट होना मानते थे। तो ये 2 बर्तनों में यहाँ से खाने पीने का सामान, आटा वगैरह जो चून बोलते हो आप, वो लेके जाता है, पानी वगैरह सब, गंगा जल यहाँ से लेके जाता है, साथ में गोविंद देव जी की मूर्ति लेकर जाता है, जहाज से जाता है। ठीक है, देखिए जो ये जहाज से गया था, तो उस जहाज से उतरते ही साथ में यानी आगे आगे चले गोविंद देव जी की मूर्ति, यानी पालकी में बिठा के गोविंद देव जी की मूर्ति को 4 लोग लेके चले, और गाय भी साथ में। वहां के जो ब्रिटेन के लोग देखने लग गए कि भाई ये बंदा क्या है, कैसा है, ये क्या लेके आया साथ में, यहाँ पे राजतिलक समारोह में आया है, जो गाय चराने आया है। ठीक है, तो ये ओलंपिया जहाज से गया था, ये भी आप थोड़ा ध्यान रख लेना। माधो सिंह सेकंड ब्रिटेन ओलंपिया जहाज से जाता है। ठीक है, तो ये खाने पीने का सामान यहां से लेके जाता है। तो ये बात इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनता है कि ब्रिटेन के एडवर्ड सप्तम के राजतिलक समारोह में जयपुर का कौन सा शासक अपने साथ खाने पीने के सामान लेकर जाता है? तो माधो सिंह सेकंड जाता है। 680 किलो के भी जो अपने को फैक्ट मिल जाते हैं कि 680 किलो के बर्तन थे, चांदी के बर्तन थे। ये दोनों सिटी पैलेस में रखे हुए हैं वर्तमान में। ठीक है, सिटी पैलेस में रखे हुए हैं। कोई सर्वतोभद्र नाम का कोई रूम है, वहां पे रखे हुए हैं सर्वतोभद्र। आप कोई क्वेश्चन बन जाए कि ये कहाँ पे रखे हुए हैं, तो डायरेक्ट सिटी पैलेस में देखे सर्वतोभद्र नामक स्थान पर या सर्वतोभद्र नामक कमरे में रखे हुए। तो इस प्रकार का जो कोई फैक्ट अपने सामने आ जाए। तो ये जो बात है अपन यहाँ तक कर लिया है। तो यह हुई है माधो सिंह सेकंड की बात हुई है। माधो सिंह सेकंड के बाद में अब जो यानी जयपुर का अंतिम राजा तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन जो संधि हो जाती है, तो यहाँ तक भाई संधि के बाद तो ये बात आती है मानसिंह सेकंड। अपन संधि पहले ही करवा लेते हैं, लेकिन संधि के बाद के भी अपन राजा पढ़ रहे हैं कुछ। तो जयपुर वाले राजा अपन इसलिए पढ़ रहे हैं कि यहाँ पे फिर बाद में राजधानी बनाई जाती है, तो फिर कौन राज प्रमुख, राज्यपाल, यानी इस प्रकार से जो भी बनती जो व्यवस्था होती है वो भी होती है। तो उसके लिए अपने को पढ़ना पड़ता है। अन्यथा अपन और रियासतों के राजा यानी और रियासतों का जो इतिहास होता था उसको अपन संधि के साथ ही कंप्लीट कर रहे थे, या संधि के बाद अपन नहीं पढ़ रहे। तो अपन इनको पढ़ रहे हैं। तो इनका पढ़ने का यही कारण है कि वे राज प्रमुख यहाँ से बनते हैं, जयपुर से बनते हैं, तो फिर उनके लिए भी तो पढ़ना पड़ेगा या जरूरी होगा। तो इसलिए अपन पढ़ते हैं और रियासतों को संधि के साथ ही अपन कंप्लीट कर रहे हैं। तो जयपुर में कुछ तो है, तो वैसे राजधानी इसी प्रकार से रही है, कुछ न कुछ सुंदरता सौंदर्य की दृष्टि से इम्पोर्टेंट जो यहाँ की व्यवस्था थी, अच्छा शहर था, चौड़ा खासा अच्छा खासा बचाया हुआ जो शहर था, तो इसलिए फिर इसको यानी राजधानी भी इसी को रखा गया था। ठीक है, और बात आती है अब आगे मानसिंह सेकंड की। देखिए अब मानसिंह सेकंड का टाइम पीरियड तो क्या ही लिखोगे, आपको एक वाक्य लिखना पड़ेगा, लेकिन कि आजादी के समय जयपुर का राजा मानसिंह सेकंड था। ठीक है, आजादी के समय जयपुर का राजा मानसिंह सेकंड था, राजस्थान का पहला और अंतिम राज प्रमुख था। राजस्थान का प्रथम और अंतिम राज प्रमुख था। देखिए जो ये केंद्र शासित प्रदेश होते थे वहां पे जो गवर्नर बनाए गए थे या राज्यपाल बनाए गए थे, जैसे अपने जो रियासतों के साथ जो रियासतों का विलय किया जा रहा था, राजस्थान का जो एकीकरण किया जा रहा था उस समय, तो एक एक करके जो रियासतों को मिलाया जा रहा था, फिर यानी उनके जो राज प्रमुख बनाए जा रहे थे। तो राजस्थान यानी जो केंद्र शासित प्रदेश होते थे उनमें राज्यपाल की व्यवस्था की गई और जो रियासतों में राज प्रमुख की व्यवस्था की गई। फाइनली राजस्थान का एकीकरण हुआ, राजधानी बनी। तो राजस्थान का जो राज प्रमुख बनाया गया मानसिंह सेकंड को बनाया गया। वैसे अपन यानी एकीकरण पढ़ेंगे तब और विस्तार से बात कर लेंगे। तो राजस्थान का जो राज प्रमुख बनाया गया मानसिंह सेकंड को बनाया गया। एक पद महाराज प्रमुख का भी स्थापित किया गया था, उसकी अपन बात करेंगे। यानी एकीकरण के समय मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह की बात आती है। ठीक है, तो यहाँ पे करना के ज्यादा औचित्य नहीं, तो आपको याद रखना चाहिए मानसिंह सेकंड जयपुर का यानी आजादी के समय मानसिंह सेकंड जयपुर का राजा था, राजस्थान का प्रथम और अंतिम राज प्रमुख था। अंतिम की बात आए तो अपन बात करते हैं नवंबर 1956 में। ठीक है, नवंबर 1956 में
7वें संविधान संशोधन के द्वारा राज प्रमुख का पद समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, राज प्रमुख का पद समाप्त कर दिया गया था 7वें संविधान संशोधन के द्वारा नवंबर 1956 में। राज्यपाल का पद सर्जित किया गया था, उसके बाद में राज प्रमुख के पद को हटा के राज्यपाल का पद सर्जित किया गया था और प्रथम राज्यपाल फिर बनते हैं गुरुमुख निहाल सिंह। ठीक है, तो ये जो बात थी मान सिंह के समय की है। मान सिंह को फिर हटा दिया जाता है राज प्रमुख से भी और गुरुमुख निहाल सिंह को यानी राज्यपाल बना दिया जाता है, यानी प्रथम राज्यपाल। ठीक है, हालांकि थोड़ी सी बात स्टेट पॉलिटी की भी हो रही है, वैसे अपन एकीकरण पढ़ेंगे तब भी बात करेंगे इसकी। ठीक है, और यहाँ पर भी कर लिए। देखिए बार बार पढ़ने से ये होता है कि अपने माइंड में सही तरीके से बैठ जाती है कोई भी बात। ठीक है, अब बात आती है मान सिंह खुद के जो पर्सनल लाइफ जो कैसे क्या रहती है, जो किस गतिविधियों में भाग लेता था या कौन सी गतिविधियों में रुचि रखता था। मान सिंह जो था, मान सिंह सेकंड था, ये पोलो का खिलाड़ी था। ठीक है, ऐसा है कि जो मान सिंह सेकंड है ये पोलो का कप्तान भी बनता है अपने भारत की तरफ से और यानी वर्ल्ड कप भी जितवाता है भारत को। ठीक है, तो पोलो वर्ल्ड कप जितवाया था। पोलो का जो कप्तान था मान सिंह सेकंड, पोलो में काफी रुचि रखता था इसलिए कप्तान बनाया गया और बाद में फिर वर्ल्ड कप भी जितवाता है। एसएमएस हॉस्पिटल और एसएमएस जो स्टेडियम है जयपुर में, सवाई मान सिंह स्टेडियम और सवाई मान सिंह जो अस्पताल जो हॉस्पिटल है, जो इन्हीं के टाइम में बने हुए थे, तो इन्हीं के नाम से उनका नाम रखा जाता है। ठीक है, तो मान सिंह सेकंड है वो। एसएमएस स्टेडियम और एसएमएस हॉस्पिटल का नामकरण जो किया गया था इनके नाम पे किया गया था। ठीक है, अब बात आती है और आगे कि इनकी जो शादी होती है महारानी गायत्री देवी से होती है। महारानी गायत्री देवी जो थे ये बंगाल के कूच बिहार की राजकुमारी। ठीक है, महारानी गायत्री देवी बंगाल के कूच बिहार की राजकुमारी थी। फिर अपन बात आ रही है जो बंगाल की। जयपुर वाले हकीकत में ही जो कछुआ शासक थे, जो हकीकत में ही बंगाल से कुछ ना कुछ इनका लेना देना था, काफी संबंध अच्छा रहा था इनका। पर पहले जो अपने दरबार में बंगाली रख रहे हैं, ठीक है, फिर भाई शादी कर रहे हैं यानी राजकुमारी से, बंगाल की राजकुमारी से, ऐसा कहा जाता है। तो ये लंदन में पोलो खेलने गए हुए थे। उस समय महारानी गायत्री देवी भी जो बंगाल की या कूच बिहार की राजकुमारी थी वो भी लंदन में गई हुई थी। तो वहां पर जो यानी महारानी गायत्री जो राजकुमारी गायत्री देवी थी या गायत्री थी वो वहां पे इनको पोलो खेलते हुए देखते हैं। मान सिंह सेकंड पोलो खेला, अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा होगा बंदा, तो गायत्री देवी है जो दिल दे बैठती है। ठीक है, लव एट फर्स्ट साइट। उस समय ऐसा कहा जाता है कि जो उस समय गायत्री देवी की उम्र मात्र 16 साल की थी और मान सिंह की उम्र थी लगभग 38 से 40 साल थी। पहले से भी मान सिंह सेकंड की जो शादियां हो रखी थी, रानियां थी, बच्चे भी थे, बीवी बच्चे सब थे, परिवार सारा था। ठीक है, लेकिन करेगा, दिल है कि मानता नहीं। ठीक है, मान सिंह सेकंड गायत्री देवी से विवाह का प्रस्ताव रखता है। ये दोनों के बीच में आपस में बातचीत होती है और आप दोनों विवाह करने की सोचते हैं, विवाह करने की प्लानिंग कर लेते हैं। मान सिंह सेकंड और गायत्री देवी का विवाह हो जाता है। तो पत्नी गायत्री देवी, महारानी गायत्री देवी, देखिए महारानी गायत्री देवी के बारे में भी थोड़ा सा आपको ध्यान रख लेना चाहिए। ये ब्रैकेट में तो आप लिखना चाहो तो बंगाल के कूच बिहार की राजकुमारी थी। 1962 में लोकसभा का चुनाव लड़ा था महारानी गायत्री देवी ने। में लोकसभा की सदस्य बनी थी महारानी गायत्री देवी, लोकसभा की प्रथम महिला सदस्य। ठीक है, राजस्थान की बात आ रही है भाई, यानी राजस्थान की पहली महिला लोकसभा सदस्य है भाई। ओवरऑल लोकसभा की बात नहीं कर रहे हैं, राजस्थान में लोकसभा में पहली महिला सदस्य के रूप में चुनी गई थी महारानी गायत्री देवी। ठीक है, तो देखिए कहाँ, देखिए ये वो रिकॉर्ड था, काफी दिनों तक रहा था इनके नाम रिकॉर्ड, हालांकि अब तो टूट गया होगा या टूट गया, कि सबसे ज्यादा वोटों से ये चुनाव जीतती है महारानी गायत्री देवी। ठीक है, ये रिकॉर्ड काफी दिनों तक रहा था महारानी गायत्री देवी के नाम। ठीक है, तो राजस्थान की तरफ से पहली या प्रथम महिला लोकसभा सदस्य कौन चुनी गई थी? महारानी गायत्री देवी। 1962 में ये चुनाव
जीती है। 1962 के चुनाव में इन्होंने भाग लिया था। ठीक है, इनकी एक पुस्तक है राजकुमारी की यादें। इंग्लिश में बोले तो रिमेम्बर ऑफ प्रिंसेस। ठीक है, रिमेम्बर ऑफ प्रिंसेस। ठीक है, आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो रिमेम्बर ऑफ प्रिंसेस। ये प्रिंसेस रिमेम्बर किसी भी प्रकार से आप लिख सकते हो, आपको इंग्लिश में थोड़ा ध्यान रखना चाहिए भाई, ये डायरेक्ट आ जाए तो। वरना राजकुमारी की यादें किसकी पुस्तक है तो महारानी गायत्री देवी की। देखिए, इनका निधन 2009 में हुआ था, महारानी गायत्री देवी का जो निधन। महारानी गायत्री देवी का निधन 2009 में हुआ था। तो ये बातें हुई है। तो मानसिंह सेकंड के बारे में जो ये फैक्ट थे। ठीक है, और तो भाई क्या ही बात होगी, फिर यानी आजाद हो चुका है इधर। ठीक है, आजादी के समय मानसिंह सेकंड राजा रहते हैं। तो एक बार वापस अगर रिवीजन करना चाहे मानसिंह सेकंड का, तो बात आती है कि आजादी के समय मानसिंह सेकंड भारत जयपुर का राजा था और राजस्थान का पहला और अंतिम राज प्रमुख रहता है जो मानसिंह सेकंड। 1 नवंबर 1956 में 7वें संविधान संशोधन के द्वारा राज प्रमुख का पद समाप्त कर दिया जाता है और राज्यपाल का पद सृजित कर दिया जाता है। राजस्थान के प्रथम राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह को बनाया जाता है। और जो मानसिंह सेकंड पोलो के खिलाड़ी थे, भारत की तरफ से कप्तानी की पोलो की, और वर्ल्ड कप भी भारत को मानसिंह सेकंड जितवाते हैं। ठीक है, एसएमएस हॉस्पिटल और एसएमएस स्टेडियम का नाम मानसिंह सेकंड के नाम पर रखा जाता है। इनकी जो पत्नी थी महारानी गायत्री देवी थी, जो बंगाल के कूच बिहार की राजकुमारी थी। ठीक है, जो महारानी गायत्री देवी 1962 में लोकसभा का चुनाव जीतती है। राजस्थान की पहली महिला सदस्य थी लोकसभा की। ठीक है, 1962 में चुनाव लड़ती है और जीतती है। देखिए, महारानी जो गायत्री देवी जो थे, ये इनकी जो पुस्तक है यानी राजकुमारी की यादें हैं, और महारानी गायत्री देवी का निधन 2009 में हुआ था। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो चुका आज आमेर या जयपुर का इतिहास कंप्लीट। कछुआ शासकों की अगर बात करें तो कंप्लीट कर लिया यहाँ पर। ठीक है, तो कछुआ शासकों में सबसे पहले अपन पढ़ते हैं जो दौसा राजधानी बनती है, दूसरी राजधानी यानी रामगढ़ बनती है, तीसरी राजधानी आमेर बनती है और चौथी राजधानी जयपुर बनती है। दौसा में बड़गुजरों को राया जाता है, यानी रामगढ़ में मीणाओं को राया जाता है। जमवाई माता की मूर्ति का यानी मूर्ति स्थापित की जाती है और मंदिर का निर्माण करवाया जाता है। जमवाई माता कछुआ वंश की कुल देवी है। आमेर तीसरी राजधानी बनाई जाती है, आमेर में भी मीणाओं को राया जाता है। और फिर जयपुर इनकी चौथी राजधानी बनती है। आमेर में शीला माता है जो कछुआ वंश की, आमेर के कछुआ वंश की इष्ट देवी है। ठीक है, तो ये बातें थी। आमेर का इतिहास काफी व्यवस्थित तरीके से मिलता है अपने को, सही तरीके से मिलता है। और यह है कि आमेर और जयपुर जो रियासत रही है, जयपुर जो शहर रहा है, जयपुर दुनिया में जाना जाता है। हालांकि राजस्थान कैपिटल है, राजस्थान की राजधानी है, लेकिन दुनिया में जयपुर को जाना जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। देखिए, जयपुर एक व्यवस्थित शहर है, अपन पहले पढ़ चुके हैं। नियोजित शहर है, प्लांट सिटी है जयपुर। जयपुर के बारे में हालांकि फिर चंडीगढ़ को भी व्यवस्थित तरीके से बसाया गया था, लेकिन उसको आज़ादी के बाद में बसाया गया था। देखिए, ये कहाँ, जयपुर कहाँ है, चंडीगढ़ कहाँ पे, टाइम का अंतर भी देख सकते हो आप। तो काफी सही तरीके से बसाया गया है। सड़कें, जो मेन जो सिटी है, जो परकोटा है जयपुर का, जो पुराना शहर है, इसकी भी सड़कें काफी चौड़ी मिलती हैं। चौड़ा रास्ते का तो नाम ही चौड़ा रास्ता निकाला गया है। देखिए, उसी समय में बिल्डिंग्स तो तैयार हो गई थी, तो कितना गैप देके, कितना अंतर छोड़ के, यानी जो रास्ता कितना चौड़ा छोड़ के फिर जो बिल्डिंग्स तैयार करवाई गई है, तो ये प्रशंसा करने लायक तो है। ठीक है, तो ये थोड़ी ना कि भाई ये लड़ाइयों में बिजी नहीं रहे थे खुद की तरफ से, तो कुछ ही नहीं किए थे। काम तो कर रहे हैं, लेकिन दूसरे क्षेत्र में काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बात थी। अब जो नेक्स्ट क्लासेस में दो या तीन क्लासेस में जो और अपन इतिहास कंप्लीट कर लेंगे जो रियासतों का, फिर अपन आगे जब पढ़ेंगे, जैसे यानी किसान आंदोलन हुए है, 1857 की क्रांति हुई है, फिर इनको यानी प्रजामंडल आंदोलन हुए थे, तो उनको कंप्लीट करके फिर कला और संस्कृति की बात करेंगे, आर्ट एंड कल्चर की बात करेंगे। थैंक यू, क्लास में मिलते हैं।